नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके राइट्स क्या होते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए कि राइट पर्सन को ट्रांसफर हो आपके बाद, तो उसके क्या प्रोसीजर है और क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपके राइट ससेशन को ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज हमारी गेस्ट है एडवोकेट ममता शुक्ला। एडवोकेट ममता शुक्ला दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और इसके साथ विजय फाउंडेशन एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है। आइए मिलते हैं एडवोकेट ममता शुक्ला से और बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स के बारे में। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि लीगली आप किस चीज को अपनी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी रचना जी कि आपने मुझे इस शो में आने का अवसर प्रदान किया। और जैसा कि आपने पूछा हमसे कि मेन टॉपिक जो आज हमारा प्रॉपर्टी है, तो किसको हम अपना प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जो चीज पे हमारी पोजीशन है, जो हमारे आधिपत्य में, जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं बगैर किसी दखल के, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल लें कि हम जिस घर में रहते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी तब हो सकती है या तो जब हम उसमें अनडिस्प्यूटेड तरीके से खुद रह पा रहे हैं, मेरे नाम पे है, पूरे सब कागजात मतलब मेरे नाम के हैं। उस प्रॉपर्टी को हम रेंट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लीज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं, या उस प्रॉपर्टी को हम मॉर्गेज कर सकते हैं। यानी हमारा पूरा लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि हम उसको चाहे जैसे भी यूज करें। ये इंपॉर्टेंट है और उस पर हमारे लीगल राइट्स हैं, उसी को हम प्रॉपर्टी अपनी कह सकते हैं। अगर हम लीगली बात करें तो 1978 से पहले तक, 44th अमेंडमेंट के से पहले तक जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये फंडामेंटल राइट था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। चूंकि हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और जिसमें हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, तो वेलफेयर स्टेट में इक्विटी की बात होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट जब आया, तो इसको हमने फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया। सो इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज अ लीगल राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इसका जो हम आर्टिकल 300A के अंदर इसका हम मेंशन पाते हैं सिर्फ इतना कि वो कहते हैं कि नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो वो जो एक फंडामेंटल राइट था वो लीगल राइट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अगर हमारा, जैसे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमारे पास रेमेडी सीख करने की का जरिया होना चाहिए, तो वो कोर्ट है। तो इसलिए उसको लीगल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(f जो था वो अमेंड हो गया और अब वो हटा दिया गया और हमको अब लीगल राइट के तहत प्रॉपर्टी अब हम क्लेम कर सकते हैं कभी डिस्प्यूट अराइज होने पर। आज मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे नाम पर है, समझिए उसका विल नहीं किया, नॉमिनेशन नहीं किया और सडनली मुझे कुछ हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी कैसे ये श्योर हो कि वो एक राइट पर्सन को जाए? ये कैसे एश्योर कर सकता है एक आदमी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है? नहीं, देखिए इसमें तो सबसे पहले जो जितने जागरूक सिटीजन्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी वैसे कि उनको विल बना लेनी चाहिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल और इमूवेबल, अब जिसको हम हिंदी में चल या अचल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल जैसे ले कि जैसे ज्वेलरी हुई, कैश हुआ, ये सारी चीज हमारी मूवेबल, जो मूव कर सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे हमारा घर है या कोई लैंड है या कोई शॉप है जो मूव नहीं कर सकती है, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। किसको कितना पोर्शन जाना है, क्योंकि उससे क्या होता है फर्दर जब उनके जो मर जाते हैं, जिसको हम डिजीज्ड पर्सन कहते हैं, जब मर जाने पे लीगली, तो डिजीज पर्सन के बाद जो उनके लीगल एयर्स है उनके अंदर डिस्प्यूट ना हो, तो सबसे अच्छा जो उपाय होता है कि वो एक विल बना ले कि
किसको कितना पोर्शन, उनके बेटे को, बेटी को, मदर को, वाइफ को, जिसको भी कितना पोर्शन जाना चाहिए। और ये विल जो है, इसको अगर वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप रजिस्टर कराएं, परंतु अगर रजिस्टर करा लेते हैं तो उसकी वैल्यू लीगली और बढ़ जाती है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के 2 विटनेस के तहत वो विल सबको बनवा लेना चाहिए। ये तो मेरी एक एडवाइस है आपके शो के माध्यम से कि सब लोगों को बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ जिंदगी का भरोसा नहीं है। और दूसरा कि इन ऑर्डर की आपकी फैमिली सही तरीके से चले, डिस्प्यूट ना अराइज हो, तो विल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर विल बना है तब तो बहुत अच्छा है। इसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन, कि जो सक्सेशन होगा प्रॉपर्टी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए क्या होता है कि एक जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन को प्रॉपर्टी पास होती है, सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन को प्रॉपर्टी, तो सक्सेसिवली वो पास हो रही है सेम प्रॉपर्टी, एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो अब उसका मोड क्या हो, किस तरह से उसको हम ऑपरेट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप लीगली उसको एक विल बना दीजिए। परंतु बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जब हम विल नहीं बनाते हैं और मर जाते हैं, और इंटरस्टेट उसको बोलते हैं, मर गए और डिजीज पर्सन हैज डाइड विदाउट लीविंग एनी विल। नाउ व्हाट हैपेंस, अब उसका किस तरीके से डिवीजन होगा प्रॉपर्टी। तो हमारे जो पर्सनल लॉज है, जैसे हिंदूज में पर्सनल लॉ है, मुस्लिम में पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियन में है, ज्यूज में है, सबके एक पर्सनल लॉज है जो कि बताते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा अगर विल नहीं है। तो मान लीजिए, फर्ज करिए हम एग्जांपल लेते हैं हिंदू सक्सेशन कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या है कि अगर एक आदमी है, मिस्टर एक्स डाइज without leaving any will, what happens, how will his property be divided? तो उसमें क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी अगर उसकी वाइफ और 2 बच्चे, तो उसका उसी एक ही अनुपात में उसका डिवीजन होगा। अगर 2 है तो 50-50 हो जाएगी, 1 है तो उसी को मिल जाएगी। डिपेंड करेगा कि किस रेशियो में उसके लीगल एयर्स है। लीगल एयर्स मतलब क्या होता है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति था तो उसकी पत्नी उसकी लीगल एयर हो गए, उसके बच्चे उसके लीगल एयर्स हो गए, मदर लीगल एयर्स हो, तो ये होते हैं लीगल एयर्स जो किसको उनके मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी। तो लीगली दे आर एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी वेदर देयर इज अ विल और नॉट, बट दे आर एंटाइटल्ड। तो उसमें क्या होता है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें 4 कैटेगरी बनाई है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, उसमें कहते हैं फर्स्ट क्लास एयर, सेकंड क्लास एयर, थर्ड क्लास एयर एंड फोर्थ क्लास एयर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उन्होंने बड़ा लंबा सोचा कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो फर्स्ट क्लास एयर्स, जैसे हमने कहा उनकी पत्नी बच्चे अगर नहीं है मान लो, तो वो दूसरे कैटेगरी में पास हो जाएगी सेकंड क्लास एयर्स को। जैसे सेकंड क्लास एयर्स के उसके फादर हो गए, उसके बच्चे सन के और डॉटर हो गए, मतलब अलग अलग कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में बोलते हैं एग्नेट्स। एग्नेट्स वो होते हैं जो किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति से ब्लड या एडॉप्शन से जुड़े होते हैं मेल के थ्रू। और कॉग्नेट्स फोर्थ कैटेगरी है, वो होते हैं जो कि ब्लड या एडॉप्शन के थ्रू किसी भी प्रकार से फीमेल से जुड़े होते हैं। अगर ये चारों कैटेगरी फेल हो जाती है तब स्टेट जो है, सरकार जो है, उसकी संपत्ति को ले लेती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 कैटेगरी में ऐसे जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट की जब हम बात करते हैं। इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, हमने नॉमिनेट किसी और के नाम पे किया है बट विल में हमने किसी और का, तो ऐसे डिस्प्यूट वाले सिचुएशन में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, नॉमिनेटेड पर्सन की कि विल में जिसका नाम मेंशन है उसकी? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा रचना जी, एंड इट इज अ वेरी डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन। क्योंकि अभी जो आपने कहा कि किस तरह से राइटफुल एयर्स के पास प्रॉपर्टी जाए, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
क्योंकि जो ये हार्ड एंड मनी किसने अर्न की है, मोस्टली जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सक्सेशन में ही आए, अपने परिवार में ही प्रॉपर्टी रहे। तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमने कहा विल, और एक होता है जब प्रॉपर्टी विल के तहत है और एक होता है जब प्रॉपर्टी विल के तहत नहीं है। लीगली हम देखते हैं कि कोई को सफर नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट कि somebody has nominated somebody तो उसकी जो फैमिली डिप्राइव हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, शक्ति याजदानी वर्सेस जयंत सलगांवकर, ये केस का नाम है। ठीक है, इसमें क्या है, सेटल द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द लीगल heirs as opposed to the nominee. In this case, the court held that the rights of the legal heirs supersede the right of the shareholder nominees. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा है कि नॉमिनी की राइट्स को सुपरसीड करता है जो उसके लीगल हेयर्स है। यू कैन नॉट डिप्राइव द लीगल हेयर्स ऑफ देयर राइट्स सिंपली बिकॉज समबडी इज अ नॉमिनी। और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट कहती है नॉमिनी इज मेयरली अ कस्टोडियन और अ ट्रस्टी। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वो कह रहे हैं कि नॉमिनी सिर्फ कस्टोडियन है, देखभाल करने के लिए है, ट्रस्टी, ओनरशिप नहीं है उसकी, ऑफ द एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द राइटफुल लीगल heirs होल्डिंग एनी प्रॉपर्टी until the matter of succession or inheritance has been decided under law. लॉ का ऑपरेशन तब अब आ जाता है कि जो भी उसके लीगल heirs है सबको वो मिलने चाहिए। तो अब वो सक्सेशन के थ्रू आएगा, इनहेरिटेंस के थ्रू आएगा, विल के थ्रू आएगा, वो एक क्वेश्चन, बट इट डज नॉट मीन्स कि अदर पीपल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और इसी नॉमिनेशन के तहत एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए नॉमिनी की डेथ हो जाती है उससे पहले जिसने की इंश्योर किया है मनी, तो क्या होगा, तो ये राइट है इंश्योरर का कि वो दूसरे को नॉमिनेट कर दे, किसी और नॉमिनी को, अगर उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा हो जाए कि अब दोनों इकट्ठे मर गए, इंश्योरर एंड द नॉमिनी, देन व्हाट हैपेंस, देन द प्रॉपर्टी विल पास टू द लीगल heirs. सो एक कोर्ट के थ्रू हम सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं और उसके बाद किस तरह से वो पूरा एक लीगल प्रोसेस हो जाता है। तो हम चूंकि बताना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं हमारी पब्लिक को कि किस तरह से जो ब्रॉड फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए, तो दीज आर द ब्रॉड फ्रेमवर्क अंडर विच द नॉमिनी वर्सेस लीगल heirs मैटर ऑपरेट्स। ये चीज ध्यान रखना चाहिए ना, कोई आदमी डिप्राइव ना हो जाए अपने जो उसके राइट्स हैं, लीगल राइट्स को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ एक्चुअली, कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये लीगल मैटर। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ।